हमेशा से जो जर्मन मेडिसिन्स हैं उनको तरजीह दी जाती है, और पाकिस्तान में आम ख्याल ये होता है कि जो अद्वियात बाहर से आती हैं वही ज़्यादा असर रखती हैं, पुरअसर हैं। अब हमारी मेडिसिन्स का मेयार क्या है और क्या उससे मुकाबला रखती हैं, ये क्या इसमें सूरत हाल है, ज़रा ये फरमाइएगा। अच्छा जी, इसमें ऐसा है कि क्योंकि पॉइनियर जो हैं कंपनीज वो जर्मन की थी, यहाँ तक तो ये बात दुरुस्त है। ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर आप एफिकेसी में देखें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कंपनीज और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ हैं उसको इस लेवल पर डेवलप करवा दिया है कि हम किसी भी कंट्री की जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग है होम्योपैथिक की, उसका हम मुकाबला कर सकते हैं। और मैं आपके नॉलेज में यहाँ एक बात लाता चलूँ कि पाकिस्तान से इस वक्त यूरोप में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मुख्तलिफ मुल्कों में होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सपोर्ट हो रही है, यानी कि काफ़ी हद तक यूरोप में भी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, मुख्तलिफ जगहों पाकिस्तानी कंपनीज मेडिसिन बाहर एक्सपोर्ट करी। इसलिए ये तासर मैं समझता हूँ कोई इतना ये स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो बाहर की मेडिसिन है वो ज़्यादा। इसके साथ साथ एक बात और है, क्योंकि जो मेडिसिन का सोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक, स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन के सोर्स जो हैं वो हर्ब्स होती हैं। तो हमारा जो खित्ता है, स्पेशली हमारा जो पाकिस्तान है, अल्लाह ताला ने हम पे फजल किया कि हमारे पास चारों मौसम भी हैं, इसलिए मैक्सिमम जो हमारी हर्ब्स हैं पाकिस्तान में, स्टैंडर्ड की हर्ब्स जो हैं वो हमारे यहाँ। और मैं समझता हूँ कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जिनकी हर्ब्स यहाँ से वो मुल्क हमें इम्पोर्ट करके बाद बनाने के बाद फिर हमें ही वो दोबारा एक्सपोर्ट करते हैं। क्वालिटी जिनसिंग या कैप्सिकम वगैरह जो होती हैं जिनसे एक्सट्रैक्ट्स लिए जाते हैं, इसका क्या मेयार है, ये तो बताएं। जितनी भी देखिए, मैं वहीं से बात शुरू कर रहा हूँ कि रेगुलेशन आने के बाद इसके बाकायदा SOPs हैं। अब हर जो फैक्ट्री है जो मदर टिंचर्स बनाती है, जिसको आपने एक्सट्रैक्ट का नाम दिया, हम होम्योपैथिक की ज़बान में उसको मदर टिंचर बोलेंगे। मदर टिंचर बनाने के लिए भी फार्माकोग्नोजी लेबोरेटरीज हमारी हर फैक्ट्री में मौजूद है, इसलिए हर्ब्स की जो क्वालिटी है उसको वहीं पे कंट्रोल कर लिया जाता है, और उससे जो बनाई जाने वाली मेडिसिन है वो डेफिनेटली किसी भी तौर पर आलमी मेयार में कम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इन लॉन्गर रन कहाँ देखते हैं इसका स्प्रेड किस हद तक फैल सकता है, क्योंकि हमें अभी भी ये बात समझानी पड़ती है लोगों को कि होम्योपैथिक जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी हो सकती है, और फिर ये कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन इसमें मैटर करती है, और डॉक्टर्स के लिए आपको पता है फिर एक बड़ा तरीक़ाकार होता है। तो मुतमईन हैं ऑल एंड ऑल जो कारकर्दगी इस वक्त रही है होम्योपैथिक की पाकिस्तान के अंदर? देखें, अगर आप 10-20 साल पीछे चले जाएं तो हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन्स का जो मैन्युफैक्चरिंग का निज़ाम था जी, और जो हमारा बाकी के जो मामला थे शायद उस तरह से डेवलप नहीं थे। जी जी। तो अगर आप आज के दौर में आएँ तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है जी, और मैं समझता हूँ कि इससे हमारा रेवेन्यू भी बढ़ा है, हमारे मुल्क की जो डॉलर हमारा बाहर जाता था, एक्सपोर्ट मेडिसिन हम इंपोर्ट करते थे, उसके हवाले से भी हमें डेफिनेटली सेविंग हुई, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड उसी तक पहुंच गया कि जो हम मेडिसिन इंपोर्ट करते थे। तो मुस्तकबिल के हवाले से देखें, जब तक ये तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग की या होम्योपैथिक डॉक्टर्स की, वो अपनी हद तक मिल के हम जो है वो एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे जिस तरह से होना चाहिए वो सरपरस्ती नहीं है। नहीं हो तो हमारे क्योंकि जो मामलात एजुकेशन के हैं, इसको जो इदारा देखता है पाकिस्तान में, उसका नाम नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, एक सरकारी इदारा है। तो इसका तरीकाकार ये है कि इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स वोट देते हैं, मुकम्मल बॉडी बनती है, उसके बाद काउंसिल का एक प्रेसिडेंट 5 साल के लिए नॉमिनेट होता है। तो उसको दिए जाने वाले जो फंड्स हैं वो भी बड़े नॉमिनल्स हैं, शायद मैं यहाँ बताना भी हो बड़ा कि वो उस तरह से नहीं है कि उसको हॉकी वाला ही हाल है उस पे हम जी कर सकें। ये क्रिकेट और ये जो कन्वेंशनल हमारे तो मेरे ख्याल में अगर हमारे हुक्मरान थोड़ा कोई भी अगर इसको सीरियस लेके चलें तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ होम्योपैथिक तरीका इलाज से काफ़ी हद तक इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है, जो कि हम बदकिस्मती से अभी तक नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा कि हमारे लिए थोड़ा सा अभी मुश्किल है, और हमारी कोशिश यही होती है कि लोगों के जहनों में जो सवालात हैं, जो अभाम पाया जाता है इसके हवाले से, उसको दूर किया जाए। जो हमेशा हम कहते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी ये बिल्कुल हो सकता है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियों में भी बहुत इफ़ेक्टिव ये तरीका इलाज रहा है जिसको अमूमन लाइलाज तस्वुर किया जाता है। अब इसकी तो एक बड़ी डेफिनेशन है,
और इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे बात होगी। मैं चाहूँगा ज़रा रज़ाक बाजवा साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए, मौजू थोड़ा सा यहाँ से तब्दील हो जाएगा। सियासी सूरत हाल के हवाले से अभी आप देख रहे हैं कि मामला जो है वो इतना गर्म नहीं है, क्योंकि एक आपके जो हलीफ और हरीफ बैक वक्त एक सियासी जमात थी, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी एक प्रोग्राम किया। अब पजीराई मिलती है नहीं, ये तो फैसला जिस दिन बैलेटिंग होगी उसी दिन पता चल सकेगा। लेकिन क्या समझते हैं आपकी जमात की तरफ से अभी तक कोई बाकायदा सिलसिला इसका शुरू नहीं किया गया? क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि जब इलेक्शन की बाकायदा तारीख का ऐलान हो जाएगा उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू किया जाएगा? ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा जी। बहुत शुक्रिया यासिर साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शन के लिए ना सिर्फ बिल्कुल मुकम्मल हमने तैयारी की हुई है, अब बल्कि हमने अपने कैंडिडेट भी डिसाइड किए हैं। वो एक रस्म सी होगी जो जिन्हें पार्टी टिकट देगी और वो जाके, अब ये काम तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का है, वो इंडिपेंडेंट एक इदारा है, ताकतमंद एक इदारा है। अगर वो खुद को समझे और वो अगर उसकी नीयतें ठीक हैं और उसके ऊपर अगर किसी ताकतमंद इदारे का गालबा नहीं है तो मेरा ख्याल है कि उसे इलेक्शन करा देना चाहिए। उसमें ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की अपनी इज़्ज़त और वक़ार का मामला भी है और अवाम में भी उसे तरज़ाई मिलेगी। इलेक्शन ही इस मुल्क का हल है और इलेक्शन, और हम तो ये समझते हैं कि जनवरी में शायद इलेक्शन अल्लाह करे हो जाए। और बस थोड़ा सा गलत फहमियाँ इसलिए पैदा हो रही हैं कि इलेक्शन कमीशन कह तो रहा है कि हम जनवरी 2024 में इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन वो कोई हतमी नोटिफिकेशन वगैरह या हतमी कोई तारीख या दिन का ऐसा कोई उसने ऐलान नहीं किया है, जिसकी वजह से अवाम में शकूक पैदा हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है। लोगों ने तो हमें बहुत मुख्तसर सी पार्टी कर दिया था कि जी हम खाली सिंध तक महदूद हैं। आप देखेंगे जब 1973 में मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इक़्तिदार लिया तो हमें पंजाब से इक़्तिदार मिला था, सिंध से तो इक़्तिदार नहीं मिला था। का बाकायदा आगाज़ वहीं से हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो असल जमात ही पंजाब से जन्म लिया। उसका पहला इजलास सीसी का जो इजलास हुआ वो लाहौर में हुआ, उस डॉक्टर मुबशर हुसैन साहब के घर पर। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है तो ये एक बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। इस बार इंशाल्लाह पंजाब की आवाम में भी हमारे चेयरमैन और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत सारी स्ट्रगल की है वहाँ पर, और बहुत सारे हमारे जो पंजाब के जो ख़ानदान थे वो पार्टी में शामिल हुए और मज़ीद भी बड़ी तादाद में शामिल होने को लिए तैयार है। जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से पंजाब की हमने फोकस, इस वक्त जो हमारा पूरा फोकस जो है वो केपी के और पंजाब है। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन होने हैं और हो जाएंगे। ये खामखाई इलेक्शन कमीशन जो है अपने ऊपर एक जो है इल्ज़ाम लगवा रहा है, इन्हें खुल करके एक ऐलान कर देना चाहिए। और अगर कोई मामला है इलेक्शन डिले करने का, या ये समझते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन 10-20 दिन, महीना 2 महीने लेट किए जाए, तो आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं। इलेक्शन कमीशन चाहे या हुकूमत निगरान प्राइम मिनिस्टर चाहें या जो भी इदारे इसको जो भी ताकतमंद लोग इसको चला रहे हैं इस सिस्टम को, वो एक बुला लें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस और सियासतदानों का एतमाद में ले लें। उन्हें बता दें कि जी पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, इसमें इमीडिएटली इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, ताकि एक वहाम ख़त्म हो सके, गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल खत्म हो, लोगों को गैर यकीनी सूरत हाल का भी खात्मा हो, और फिर हम खुल करके आवाम में जाएं और हम अपनी लोगों को बताएं कि जी इलेक्शन दिसंबर में नहीं है, जनवरी में नहीं है, फरवरी में ठीक है। लेकिन अगर आप इस सूरत हाल में इसी ऐसा ही रखेंगे कि जी सोच रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, करने वाले, तो ये जो है ये शकूक कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है। इलेक्शन कमीशन अपनी जो है अपने इज्जत और वकार के खातिर मैं समझता हूँ कि उन्हें बस कर देनी चाहिए। ठीक है। अब ये फरमाइए कि ये जो सियासी हरीफ हैं और ख़ास तौर पे उनके जो सबसे बड़े लीडर और रहनुमा हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी वापसी के बाद
जिस किस्म के और जिस नौयत के बयानात आए हैं उससे बज़ाहिर लगता ये है कि पीपल्स पार्टी इस चीज़ को भांप चुकी है कि आगे आने वाला वक्त शायद उनका ना हो, क्योंकि जिस किस्म के बयानात अभी तक रहनुमाओं की जानिब से आए हैं आपके, उससे ये महसूस होता है। ये तासुर क्यों दिया जा रहा है? अब सिस्टम के ऊपर अगर एतमाद है तो फिर उस पर एतमाद रखना होगा। क्या वाक़तन ऐसा है कि पंजाब में सूरत हाल हाथ से जाती हुई नज़र आ रही है, इसलिए सब करने की ज़रूरत पेश आ रही है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो खामा खाई का एक प्रोटोकॉल और एक प्रोपोगंडा, और हमें नवाज शरीफ साहब को हम वेलकम करते हैं, और नवाज शरीफ साहब से हमने मकासद जमहूरियत साइन किया हमने नून लीग के साथ। नून लीग को हम अपना हरीफ समझते नहीं है। अगर वो खामा खाई बनना चाहे तो उसे रोका भी नहीं जा सकता। तो देखिए, जब मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में मसाके जमहूरियत साइन किया तो हम तो उस पर खड़े हुए हैं। अब अगर इदारे कुछ गुब्बारों में हवा भर रहे हैं, अब देखिए ना, अब किस में मैं तो मियां नवाज शरीफ से भी गुजारिश करूंगा, अच्छा। उन्हें भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। अब जिस तरह अभी दुबई से इनकी फ्लाइट आई है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, क्या जरूरत थी कि नादरा वालों को एयरपोर्ट पे बुलाने का और जहाज के अंदर अंगूठे लगाने की और अपनी शान और शौकत दिखाने की? तो आप जा सकते थे। अगर आप खुद अपने आप को मशकूक कर रहे हैं कि जी मुझे सिलेक्ट कर लिया गया, अब कल को अगर आप पर ये इल्जाम आता है कि आप भी सिलेक्टेड हैं तो फिर आप इस पर इनकार ही नहीं कर सकते। क्या जरूरत थी? आप जाते मर्सिडीज में बैठते, आपको आपके पास तो अदालतें चलकर आ रही है ना। पहले वो लाडला था, अब आप लाडले तो इस मुल्क में रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। अच्छा, खत्म नहीं हो। लेकिन मियां नवाज शरीफ एक संजीदा सियासतदान है, बड़ी पार्टी के लीडर है और काबिल एहतराम है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। लेकिन ये उन्हें भी अपनी सिक्योरिटी के जो खदशात हैं ये तो सबको लाहक रहे हैं। सिंध के अंदर खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत रही तो मुतअद्दिद मिनिस्टर ऐसे थे, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे थे। जब ख़तरात अपनी हुकूमत में रहते हुए लाहक हों तो फिर किसी और की हुकूमत में अगर मियाँ साहब ने तैयारे में किसी को बुला ही लिया तो इसमें क्या मज़ाहिर है? हम नहीं किया, बिल्कुल हमें कोई ना हमने इस पर एहतजाज किया ना, एतराज़ कर रहे हैं अक्सर लोगों हम। तो ये हम एक मशवरा है, एक राय है कि मियाँ साहब एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, आप खुद को क्यों मशकूक कर रहे हैं? ठीक है, यानी कि आप बैल मुझे मार, आप लोगों के मुंह में खुद बातें डाल रहे हैं कि मुझ पर बात की जाए। ऐसी कोई बात नहीं है आपको वरना हमें तो कोई एतराज नहीं है। बल्कि वो नादरा ऑफिस अगर वो उनके जो जहाँ उनका महल है लाहौर में, वहाँ पर भी चले जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। जाहिर है कि वो यहाँ पर इसी तरह से हवा भरी जाती थी। इमरान खान अकेली सीट का एक मियाँ वाली से एक बार MNA बना था, उसमें हवा भर 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 आखिर उसको फाड़ ही दिया इन लोगों ने। तो अब ये जब हमारे इदारे हवा भरते हैं ना तो बड़ी स्पीड से भरते हैं, और जब ये निकालते हैं तो भी बड़ी स्पीड से निकालते हैं। बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब की तरफ वापस आऊँगा। डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक मेडिसिन और ये जो हमारे पास एलोपैथिक मेडिसिन है, इसमें एक वाज़ेह फ़र्क ये समझा जाता है कि ये बड़ी अफोर्डेबल प्राइस में मार्केट में दस्तयाब हैं और शायद प्राइसेस की वजह से ही लोग अब इस तरीके इलाज की तरफ वापस आना चाहते भी हैं। और दूसरा ये कि इसके तो और बहुत सारे पहलू हैं मेडिकल के, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन ये अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल रखना, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह इसको मेक श्योर करते हैं कि आवाम की पहुँच में रहें, क्योंकि यहाँ भी कुछ ब्रांड जैसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि उनकी प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर गई हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप किस तरह इसको मैनेज कर पा रहे हैं? मैं चाहूँगा थोड़ा इस पर गुफ्तगू करें। जी देखिए, जो जैसा कि आपने फरमाया कि एलोपैथिक के मुकाबले में आपने कंपैरिजन किया कि होम्योपैथिक की मेडिसिन के जो रेट्स हैं, प्राइसेस जो हैं वो कम हैं, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और ये कहना कि प्राइसेस की वजह से शायद लोग इस तरीके इलाज को अपना रहे हैं, मेरे ख्याल में ये उस हद तक, शायद कुछ हद तक ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन की एफिकेसी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है। इसमें होता यह है कि अगर आपकी फैमिली में, या बाजा साहब बैठे इनकी फैमिली में, कोई ऐसा पेशेंट जो कि एलोपैथिक तरीका इलाज जिसको लाइलाज करार दे देता है, तो जब वो किसी होम्योपैथ के पास जाते हैं तो अल्लाह ताला शिफा से नवाजते हैं, क्योंकि होम्योपैथी कंप्लीट क्योर है। तो उसके बाद फिर फैमिलीज़ जो हैं वो होम्योपैथिक तरीका इलाज पे कन्वर्ट होती है। इसलिए लोगों का इस तरफ जो आना है वो प्राइसेस का शायद उतना उसमें फैक्टर नहीं हो जितना कि होम्योपैथिक मेडिसिन की एफिकेसी का फैक्ट है इसमें। दूसरे नंबर पे आपने प्राइसेस के हवाले से बात की, तो होम्योपैथिक नहीं बल्कि एलोपैथिक के अलावा जितने भी तरीके इलाज हैं, इनकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है उसकी भी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं वो उस तरह से एक्टिव नहीं हैं
इसलिए मार्केट कंपटीशन को देख के ही जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 40 के करीब मैन्युफैक्चरर्स मेरे ख्याल में, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक, कमी बेशी हो सकती है इस अदाद व शुमार में, तो जो मैन्युफैक्चरर्स है वो मार्केट कंपटीशन को देखते हुए ही अपनी अद्वियात के जो रेट्स हैं वो सेट करते हैं। क्योंकि अगर एक सपोज मैं कफ सिरप होम्योपैथिक मेडिसिन का आपको एक अगर 100 रुपीज़ में मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में कोई भी दूसरी कंपनी उसको 500 रुपये में पाकिस्तान में नहीं बेच सकती। तो इस तरह से ये रेगुलेट हैं, वो इतना बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है मेडिसिन की जो प्राइसेस हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन की एक डिजीज़ की जो मेडिसिन होती हैं तकरीबन उनके रेट्स जो हैं आपस में, एलोपैथिक में भी शायद इस तरह हो, मुझे उनके मैकेनिज्म का पता नहीं है उनके, क्योंकि रेट्स जो है वो ट्रैब मुकर्रर करता है या वहाँ से। अच्छा, उनकी जो प्राइसेस है ना वो सो कनेक्टेड हैं, वो जो उनका रॉ मटेरियल है उससे, वो जब इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर बढ़ने की वजह से वो ये जस्टिफिकेशन देते हैं क्योंकि प्राइस हाइक जो आई है वो इस वजह से आई है कि रॉ मटेरियल महंगा हो गया। बहरहाल यहाँ तो सूरत हाल यकीनन मुख्तलिफ होगी। मैं चाहूँगा यासिर साहब, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वो सारा आप देखें ना कि हमारे मेडिकल से दूर होता जा रहा है और वो सारे के सारे होम्योपैथिक पर और भी बड़ी डेवलपमेंट आ रही है उसके अंदर। ये यासिर साहब, मैं बाजवा साहब की बात को सेकंड करूंगा, ये सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि यूरोप और पूरी दुनिया में हो रहा है जो है वो लोग नेचुरल की तरफ, ऑर्गेनिक, बिल्कुल बड़ी तेजी से नुकसान नहीं होता ना उससे फायदा नहीं अगर होता तो नुकसान भी नहीं होता। ये भी एक तासुर है। जो दूसरे डॉक्टर साहब मुस्कुरा दिए, मैं भी उसमें तो आप जो भी मेडिसिन डॉक्टर आपको एमबीबीएस लिख के देता है, आप 4 दिन खा लें, 5वें दिन अगर आप छोड़ेंगे तो आप और लूज हो जाएंगे। वाह जी वाह। वो तो फिर एक आदि मुजरम बन जाएंगे आप कि आपको खानी है लाइफ में। अच्छा, मैं इसके ऊपर होम्योपैथी का ये फायदा है कि आपने यूज की, ठीक हो गए, बस छोड़ दें, फिर दोबारा इस्तेमाल अच्छा, एक ब्रेक छोटी सी यहाँ पर लेनी है। ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, बल्कि बाजवा साहब ने एक बड़े अच्छे मामले और मौजू की तरफ निशानदेही की है। मैं वापस आके डॉक्टर इमरान से इस बारे में गुफ्तगू करूँगा। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत ज़ेर बहस आए, कुछ सियासी नौइयत के मामलात पर गुफ्तगू की और साथ साथ होम्योपैथिक का जो तरीक़ा इलाज है और इसकी अद्वियात के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर इमरान साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, लाहौर से आप तशरीफ़ लाए हैं और होम्योपैथिक के हवाले से बात कर रहे हैं और इसकी अद्वियात के हवाले से कुछ देर पहले इसकी तैयारी के हवाले से, इसकी लागत के हवाले से और दीगर मामलात पर हमने गुफ्तगू की। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से कबल रज़ाक बाजवा साहब ने निशानदेही की, एक बड़ा खूबसूरत जुमला इन्होंने कहा जो अमूमन सुनने को मिलता है कि अगर इसका कोई फ़ायदा नहीं है तो उसका नुकसान भी नहीं है। अब ये तासुर मैं ज़ाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, इस चीज़ को समझा जाए, तो इससे एक ख्याल ही उभरता है जहन में कि शायद कोई इतनी लेस इफेक्टिव चीज़ है कोई, या कोई ऐसी है कि बिल्कुल हार्मफुल है ही नहीं कि कोई भी अगर इस्तेमाल कर ले मेडिसिन को तो उसको सेल्फ मेडिकेशन की तरफ भी कुछ लोग चले गए। क्या ये बात सही है वाकई? मैं चाहूँगा इसकी ज़रा वज़ाहत करें। मैं समझता हूँ कि ये तासर जो है ये बिल्कुल हमारे मुआशरे में है, बल्कि बाज़-औक़ात कहीं किसी ने मजाक करना हो किसी को तो मैं बड़ी गलत बात है, उसको कह देते ये होम्योपैथिक है, इसका फ़ायदा नहीं है तो नुकसान नहीं। यस, ऐसा नहीं है सर जी। होम्योपैथिक मेडिसिन्स की अगर सेल्फ मेडिकेशन की बात करें तो एलोपैथिक में तो शायद अगर आपको सर दर्द है, आपको बुखार है, तो उनका एक साल्ट जो भी है बड़ा मशहूर है जो चल रहा है मैंने जी, तो वो आप लें तो आप रिलीफ फील करते हैं आप। लेकिन होम्योपैथिक जो है, मैं आपको बताता चलूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी आपके लिए। होम्योपैथिक की जो एक मेडिसिन है, सपोज कि आप बेलाडोना ले लें जी, ये पाँव के नाखन से लेके सर के बाल तक हर मर्ज पे काम करेगी अगर आपकी सिम्टम्स मिलती हैं, ठीक है। अब बेलाडोना में अगर जब हम जाते हैं, मैं एक मेडिसिन पे मैं मिसाल देके आपको समझाता हूँ, हम इसमें रेडनेस का फैक्टर बड़ा होता है कि अगर पेशेंट को फीवर है तो उसका फेस रेड होगा, कहीं चोट है तो रेडनेस आ जाएगी। जैसे ये पिछले दिनों में अशोबे चशम था, उसमें रेडनेस थी, तो उसमें बेलाडोना हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने काफ़ी यूज़ किया। तो इस तरह यानी कि पूरी बॉडी के लिए कहीं भी रेडनेस है तो बेलाडोना जो है वो उसकी मेजर मेडिसिन हो सकती है। तो अब ये समझना कि अगर इसका फ़ायदा नहीं है और नुकसान भी नहीं है, ये तासर बिल्कुल गलत है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स की अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करके वो गलत डोज लेते हैं तो डेफिनेटली उसका लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। ये तासर बिल्कुल गलत है, ये हमारे होम्योपैथ्स का क्रिएट करता नहीं है, तो ये शायद पब्लिक में कहीं हमारे यहाँ हो जाता है जी समटाइम।
लेकिन ये होम्योपैथ जो हमारे लेजेंड होम्योपैथ्स हैं पाकिस्तान के, उनको भी कभी आप सुने, बड़े नाम हैं उनमें जो इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड हैं, तो वो भी यही आपको बताएंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स बिल्कुल नुकसान देती हैं अगर आप उसकी गलत मेडिकेशन करते हैं। लेकिन ये हार्मफुल उस लेवल पे नहीं होती हैं कि सपोज कि आपका वो सडन बीपी, हाँ सडन बीपी बढ़ा देंगी या आपका इस तरह से, लेकिन नुकसान होता है अगर आप गलत मेडिकेशन करते हैं। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन जो है हमेशा अपने मॉलेज के मशवरे से ही इस्तेमाल करना चाहिए। और यही बॉटम लाइन है कि जैसे आप दीगर मेडिसिन के अंदर बगैर डॉक्टर की हिदायत के बगैर दवा नहीं लेते, होम्योपैथिक के लिए ये जो कहा जाता है ये बात ठीक नहीं है। और ख़ास तौर पे जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही हैं, बहुत सारी इसमें बीमारियाँ हैं, किस हद तक इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कॉल्स आ रही हैं वो आज किडनी के हवाले से आ रही है। हर दूसरा पेशेंट जो ऐसा लगता है कि डायलिसिस की तरफ जा रहा है, इसको कैसे क्योर किया जाए। और साथ ही ये बताएं कि हमारे पास ये होम्योपैथिक में कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव हैं, उसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ी सी बात। देखिए, होम्योपैथी के लिए जो मैं जो लफ्ज़ यूज़ करूँगा, बल्कि हमारा फ़लसफ़ा जो यूज़ करते हैं हम, होम्योपैथी एक कंप्लीट क्योर है, ये वक्ती फाका नहीं है। होम्योपैथी अगर आपके बॉडी में कोई चेंजेस आती हैं, सपोज़ कि जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन में जाएं तो आप देखेंगे अगर आपको फीवर है तो फीवर की काज क्या है, हमने काज को क्योर करना है। बहुत अच्छी बात। जस्ट आपके बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल सतह पे ले आना, वो मेरे ख्याल में उसका इलाज नहीं है। तो अब ऐसी मेडिसिन दे के कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, उसको अपनी सतह, काज क्या हो सकती है, कहीं इन्फेक्शन हो सकता है, आपको अंदरूनी भी हो सकता है, बैरूनी भी हो सकता है, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो होम्योपैथिक जो है ये कंप्लीट क्योर है। तो इसमें दूसरी जो आपने बात की किडनी के हवाले से कि पाकिस्तान में किडनी के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारे जो हेल्थ मैनेजर है जिसको जो कि पूरे मुल्क के जो हमारा सेहत का निज़ाम है इसको देखता है, तो उसको इस पर डिबेट करवानी चाहिए, उसको मौका फराहम करना चाहिए, मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर ये होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है अगर ये वाकई क्योर करता है तो मेरे ख्याल में इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे उस तरह से, मैं तो बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत और जो हमारे हुकाम बाल हैं कि आप एक बार मौका दे के देखें, आप इस पर डिबेट करवाएं, ठीक है, उसके बाद आप देखें कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। पूरी दुनिया जो है वो होम्योपैथिक और नेचुरल तरीका इलाज की तरफ वापस आ रही है। तो लेकिन हमारे यहाँ नो डाउट कि एलोपैथिक तरीका इलाज जो है वो एक हमारे मुल्क का सबसे बड़ा तरीका इलाज भी है, बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, उसकी सर्जरी बहुत कामयाब है, इमरजेंसी में बहुत कामयाब तरीका इलाज है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट क्योर की तरफ ले जाए, इसलिए आपको साथ साथ होम्योपैथिक तरीका इलाज को भी फ़रोग़ देना चाहिए ताकि इस मुल्क की आवाम की सेहत के मसाइल जो हैं वो अच्छे तरीके से हल किए जा सके। ये बड़ी एक क्रिटिकल चीज़ हमारे यहाँ हो गई है कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ जो डायलिसिस सेंटर हैं बड़ी तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसके बारे में हमें सोचना होगा। डॉक्टर साहब से आगे चल के इसके बारे में बात करूंगा। रज़ाक भाई की तरफ ज़रा वापस आता हूँ। रज़ाक भाई, शहर कराची की क्या सूरत हाल है? कल यहाँ पे एक सियासी पार्टी जलसा कर रही थी, उन्होंने कहा कि ना 15 साल के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, शहर की सूरत हाल जो है वो बता रही है कि यह क्या कुछ होता रहा, और इसके अलावा भी जो हमेशा से इल्ज़ामात लगते आए हैं वो लगाते रहे। और एक तो रहनुमा सियासी इनके ये कहने लगे कि पीपल्स पार्टी सिंध पर कब्जे का ख्वाब देख रही है। इसकी वजाहत फरमा दें, इसके जवाब में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो अब तक हुआ है मेरे ख्याल में सवालात तो हमारे पास भी बहुत सारे हैं। अगर मैं इल्ज़ामात को सही ना भी मानूं तो कम बेश इसी तरह की सूरत हाल महसूस हो रही है। क्या उसके दफ़ा में कहेंगे, ज़रा फरमाइएगा। यासिर साहब, कल जिस जमात, वो जमात तो नहीं रही अब, एक वो छोटी सी जमाती बन गई है, लेकिन वो खुद को अभी भी जमात ही कहती है। ठीक है, चले मान लेते हैं वो जमात ही सही। उनका एक जलसा था कराची में, वो जलसी थी, मैं कहता हूँ जलसा नहीं था। वो किसी भी गली में 500-400 कुर्सी लगा करके इलाके के लोगों को, और इधर उधर से वो जो KMC KDA और फलाने में जो इन्होंने हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन भरे हुए हैं उन्हें बुला लेते हैं और वो आ जाते हैं। ज़ाहिर है वो इनके मुलाजिम है, वो इदारों के या हुकूमत के मुलाजिम थोड़ी हैं, वो तो उन्हीं के मुलाजिम है जिन्होंने उन्हें जॉबें दी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो फरमाया कि पीपल्स पार्टी सिंध पे कब्जा कर रही है, भाई आपने भी तो 30 साल कब्जा रखा है ना इस आधे सिंध पर। चलें, आधे में तो उन्होंने आपको नहीं घुसने दिया, ये भी उनकी शाबाश है पीपल्स पार्टी की कि आपको उन्होंने हैदराबाद और कराची तक महदूद रखा। आगे थोड़ा सा आपके लिए वो रुकावट बने रहे, वोट की ताकत से, यानी डंडे की ताकत से नहीं।
तो मैं समझता हूँ कि अब कराची और हैदराबाद ने भी अपना मूड चेंज कर लिया है। अवाम ने इस बार कराची और हैदराबाद की दोनों मेयरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी हैं, और उनका ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध पर कब्जा करना चाहती है, अरे बाबा हम तो दिलों पर कब्जा करके बैठे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1973 से सूबे में मौजूद है, मुल्क में मौजूद है, और इस तरह की वो जो बातें कर रहे हैं उन्हीं जो जिन साहब ने ये इरशाद फरमाया है, मैं उन्हीं से ये गुजारिश करूंगा कि आप अपनी जमात के बारे में आज से 1 साल पहले क्या कहते थे, यानी जिस जमात की आज आप जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं या जिसके आप जो भी आपके पास होता है, एक तो मुझे समझ नहीं आता इस पार्टी का सदर सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका तो वही निज़ाम है, वो जो सेक्टर यूनिट और पता नहीं क्या क्या, खैर चलें जो भी है उनका अपना है। मैं ये कहता हूं कि वो इल्ज़ामात की सियासत को छोड़ें, वो उन इल्ज़ामात का जवाब दे दें जो उन्होंने अपनी साबक जमात, मौजूदा पहले साबक थी अब वो मौजूदा जमात है, और वही कायद जो अब नहीं है इस मुल्क में, उसके लिए उन्होंने क्या क्या इरशाद फरमाया। आज उसकी पार्टी पर कब्जा करके बैठकर आप दूसरी जमातों को, मैं समझता हूँ कि शीशे के घर में बैठ के पत्थर नहीं मारने चाहिए, कुछ पत्थर अपनी तरफ भी आ सकते हैं। आए आप बिल्कुल, ये अगर कराची हैदराबाद के लोग आप पर एतमाद करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप आएँ, इलेक्शन लड़ें, और आप जिस तरह से आपने पहले शहद और दूध की नहरें बहाई हैं, आप दोबारा से बहाएं, हमें तो कोई एतराज़। आपने 2 नस्लों को तो बर्बाद कर दिया है, उनके हाथ से कलम पेंसिल ले करके क्या क्या आप लोगों ने दिया। आज कहाँ है कराची के इंजीनियर, कौन से डॉक्टर बनते हैं कराची में, कहाँ गए यहाँ के खिलाड़ी का, कुछ सारे आपने देखे उन्हें किसी और तरफ लगा दिया था। तो चलें, मैं अब इल्ज़ामात की सियासत नहीं करता, आपने जो कुछ किया वो फैसला आपकी अपनी ही कौम करेगी, और लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह कराची, हैदराबाद और पूरे, मैं पाकिस्तान और सिंध की बात करता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शन में इन्हें लोहे के चने चबवा देगी, इन्हें लग पता जाएगा, इलेक्शन आने दें, इंशाल्लाह इलेक्शन में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और जो दीगर सियासी जमातें हैं जो अभी जो नए दावेदार बनकर सामने आए हैं, उनकी पोजीशन भी मुस्तहकम महसूस हो रही थी, जिसमें सफ़ अव्वल में जो जमात शामिल है वो जमात इस्लामी है, और बराबर का टाकरा यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जो लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात थे उसमें तो बड़ी भरपूर टक्कर उन्होंने दी है, वो भी खासा मुतमईन है कि इस दफ़ा जो कुछ हुआ है या पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी जिसके हवाले से लोग सवाल कर रहे हैं, उसको बुनियाद बनाकर वो ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। जमात इस्लामी एक बड़ी मोतबर जमात है, काबिल एहतराम जमात है, वो बड़ी अच्छे लोग हैं, मैं उनको अच्छे लफ्ज़ों से उनका इंतखाब करूँगा। वो भी चाहते हैं कि कराची पर, भाई आप पिशावर में कहाँ हैं, आप पंजाब में, पंजाब की 12 करोड़ 13 करोड़ की आबादी में आपके पास एक टाउन तालुका, क्या वहाँ मेरा ख्याल तहसील नाजिम नहीं है आपके पास। बातें आप करते हो मुल्क की, बलोचिस्तान में आपके पास क्या है, सिंध में आपके पास क्या है, सिंध के 27 अजला है, 27 में से मुझे कोई एक जिला और बता दे जिसमें आपको कहीं आपका यूसी काउंसलर भी हो। घूम फिर के वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि खोती बोर्ड थले, फिर आके वो एक ही चौक में आ जाते हैं कि जी वो कराची कराची कराची। तो कराची सबका है, जो जमात इस्लामी को जो वोट मिला है वो तो एमक्यूएम के बाइकाट की वजह से भी उन्हें वोट मिला, और हम उनके वोट का एहतराम करते हैं। वो आए, अवाम की खिदमत करें, 9 टाउन उनके पास है कराची के, उन्हें रोल मॉडल बनाए, फिर जनरल इलेक्शन में आए कि देखें जी पीपल्स पार्टी के पास 12 टाउन थे, उनकी कारकर्दगी ये है, और हमारे पास 9 टाउन थे, ये हमारे। आप इल्ज़ामात की सियासत को छोड़ें, आप अपनी कारकर्दगी पर आए, आप बताएं। अब तो आपको इख्तियारात मिल गए, तो नाज़मीन को मिल गए, यूसी नाज़मीन को सारे इख्तियारात मिल गए, उन्हें फंड भी मिल रहा है, और अगर अभी भी उन्हें मजीद कुछ चाहिए तो वो भी, फंड्स का तो अभी इशू है, अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये जो आपके पास बाकी मानदा टेरिटरी आपकी है, इससे मुतमईन है, क्योंकि हमारे जब लोग जाते हैं फील्ड में कैमरा लेकर तो मसाइल तो आज भी उसी नौयत के हैं और वो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, वो तो लोग सवाल कर रहे हैं, जबकि ये लड़के हमारे बच्चे जाते हैं। देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के इख्तियारात में, कराची की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा से 1973 से लेकर 2023 के शुरू तक हमारे पास कराची नहीं था। देखिए लेकिन 2013 के बाद तो सूरत हाल चेंज हो गई ना, ये तो अब मानना पड़ेगा कि 2013 के बाद आपके पास कुल इख्तियारात आ गए, उसके बाद बल्दियात की वज़ारत भी आ गई। जो लोकल बॉडी के जो इख्तियारात होते हैं वो मेयर के पास होते हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर या सूबाई या फेडरल गवर्नमेंट
कुछ नहीं कर सकती, भाई ये कर सकती है कि उनके 4 आने रोक ले, कम दे दे या उन्हें डिले कर दे, और इससे ज्यादा कोई इख्तियार नहीं होता। सब कुछ जो होता है वो मेयर के पास होता है। आप देख लें उठा करके वसीम अख्तर की कारकर्दगी, 5 साल वो रोता भी रहा, पीटता भी रहा, लूटता भी रहा। सकती है क्योंकि उसके इख्तियारात में ना पुलिसिंग आती है ना उसके इख्तियारात में और कोई काम आता है। ग्रीन बेल्ट और बिलबोर्ड्स का काम आपने उसको दिया। माशियत को ठीक नहीं करना ना, नहीं, लेकिन उसके जरिए तो की जा सकती है। गटरों के ढक्कन है वो पुलिस ने नहीं लगाने, लेकिन आपने वाटर पुलिस ने नहीं देना, आपकी सड़कें गलियां पुलिस ने नहीं बनानी। नहीं रज़ाक भाई, अब मसला ये है कि देखें जब पीएफसी हुआ ही नहीं, और अब ज़ाहिर है आपको भी पता है कि फंड्स जब डाइल्यूट नहीं होंगे तो फिर डिलीवर कौन कैसे करेगा। ये तो एक अलग बहस है, मैं उनके दिफा में नहीं है बोल रहा, लेकिन फिर भी नहीं, मैं समझता हूँ सबको फंड देने चाहिए। देखिए जब एमक्यूएम बाइकाट कर रही थी लोकल बॉडी इलेक्शन का, मैं बार आपके चैनल पर भी और मुख्तलिफ चैनलों पर भी मैं उनसे गुजारिश करता रहा। मैं अमूमन मुलाकात, मेरे दोस्त हैं एमक्यूएम के बहुत सारे, मैं उन्हें निजी मुलाकातों में भी मैं कहता रहा कि आप बाइकाट ना करना, आपका नुकसान होगा। लेकिन अब पता नहीं उन्हें क्या था, अब जाहिर है वो उनकी जमात है। वो बड़ा वैलिड एक पॉइंट था कि वो जो खास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये सही तरह से डिफाइन नहीं हुई है, और फिर सेंसस का एक देखिए एक बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था, हम सारी जिंदगी पछता रहे हैं आज तक। इलेक्शन में बाइकाट का मतलब ये होता है कि आप ग्राउंड से बाहर हो, बिल्कुल ठीक है, आप रिंग से बाहर हो के, बाहर पहलवान जितना भी तगड़ा हो खाली वो मसल दिखा सकता, लड़ नहीं सकता ना, आपको अंदर आना पड़ेगा। तो ये बहरहाल अब एमकेएम की अपनी मर्जी है। मैं तो एमकेएम को शहर में खिदमत का उन्हें कहता हूँ कि जी आप खिदमत करें, जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला करें, और पाकिस्तान पीपल्स और अगर जीत जाए तो उनके साथ इत्तेहाद करें। कब्जा गिर के लक़ब दे रहे तो आप अपना कब्जा वापस ले लें, आ जाए मैदान खाली है। ठीक हो गया। डॉक्टर मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। डॉक्टर साहब से आखिरी जुमला में चाहूँगा, डॉक्टर साहब वैसे तो बहुत सारे मामला थे जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी थी, लेकिन आज क्योंकि इस नशिस्त में पहली दफ़ा क्योंकि तशरीफ़ लाए तो हमने कोशिश की कि मुख्तसरन इस मामले पर गुफ्तगू कर ली जाए और ख़ासतौर पर अद्वियात के हवाले से बात कर लें। बीमारियाँ क्योंकि इतनी सारी हैं और इतने सारे सवाल आते हैं कि वो ज़ाहिर है इस नशिस्त में मुकम्मल नहीं हो सकते। आखिरी जुमला में चाहूँगा अगर होम्योपैथिक के हवाले से अगर कहना चाहें तो ज़रूर कहिए। जी, मैं समझता हूँ कि हमारे कंट्री में होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रहा है, और उसकी जो प्रूफ है वो ये है क्योंकि मेरा तल्लक होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से है, तो हमारी जो अद्वियात की सेल्स हैं वो हर साल इंक्रीज़ हो रही हैं। इंक्रीज़ होने का मतलब है कि उसका यूज़र बढ़ रहा है। अगर इसका अवामी सतह पे ये तरीका इलाज मकबूल हो रहा है और इसका यूज़र जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है पाकिस्तान में, तो हमारे जो हेल्थ मैनेजर है, हमारा जो हेल्थ को देखने वाले लोग हैं जो हमारी, तो उनको फिर चाहिए कि इस पर डिबेट करवा के तो इसको इससे इस्तेफ़ादा हासिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, हमारी नौजवान नस्ल है, अगर हम उन पर तवज्जो देंगे, जिस तरह से आपने कहा कि किडनी के पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है, उसमें मैं डायबिटिक में नंबर 1 होते हैं, डायबिटिक में, और उसके अलावा किडनी डिजीज़ में हम बिल्कुल बड़ी तेज़ी से, और बड़ी ये अलार्मिंग पोजीशन है हमारे लिए। और इसमें बहुत हद तक हमारे जो नौजवान हैं, पहले हमारे यहाँ समझा जाता था कि जो शुगर है ये शायद 40 से ऊपर जाके लोगों का, तो अब तो आप नौजवानों में शुगर जो है, इसलिए हमें अपने सिस्टम पे तवज्जो देनी चाहिए, तो हमें होम्योपैथिक तरीका इलाज से इस्तेफादा हासिल करना। बिल्कुल ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर हमें बैठकर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तीसरी दुनिया के ममालिक में ये चीज़ न ज़ेर बहस आती है और न इसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, वगरना जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं, जो सफ़े अव्वल के ममालिक हैं, वहाँ पर जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा डिबेट होती है, याद रखें बहुत सारे लोगों के शायद दिल में ना हो, वो ये हेल्थ केयर का सिस्टम ही है कि इसमें एक आम आदमी को कैसे रिलीफ दी जाएगी, उसको कैसे मुहलिक बीमारियों से, वबाई अमराज से बचाया जाएगा, उसके लिए कौन सा सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव है, उसको प्रमोट किया जाएगा। और हुकूमत की सरपरस्ती में ये सारी चीज़ें होती हैं। बात तवील हो जाएगी, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मौजूद मेहमान अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब का। बाजवा साहब को इंशाअल्लाह ज़हमत देते रहेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि जैसे जैसे इंतखाबात का मामला करीब होगा, सियासी नौयत के मामला ज़्यादा ज़ेर बहस आएंगे। डॉक्टर इमरान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो लाहौर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और इंशाअल्लाह जब भी वो कराची में होंगे हम उनको ज़रूर अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर साहब। तो ये हमारा नाज़रीन सेगमेंट था, और वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ हमें बढ़ना होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।